बंटू उस्ताद अपनी छोटी सी कोठरी में जाकर सो गया था। वागले से उसकी मीटिंग के बाद उसे इतना पैसा मिल गया था कि वो कई दिनों तक बिना कुछ किए रह सकता था, और उसका उद्देश्य भी यही था। उसकी शर्त थी कि वागले चाहे उसकी बात का उपयोग करे या ना करे, पर उसे उसका पैसा जरूर देगा। उसका शुरुआती हिस्सा बंटू को एक तगड़ी किस्त के रूप में मिल भी चुका था, लेकिन वागले अब तक इस बारे में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था कि क्या उसे महापाप को बंधक रखने वाले कवच ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए या नहीं। दरअसल वो जानता भी नहीं था कि ये किस तरह की ऊर्जा है और क्या उसका उपयोग करना उसके लिए ठीक रहेगा या नहीं। लेकिन उसकी मजबूरी ये थी कि इस तरह की और कोई मणि या और कोई ऊर्जा वाली ऐसी शक्ति नहीं थी जिसका उपयोग वो वनराज गोयल की आज्ञा के बिना कर सकता हो। वो कवच ही एक ऐसी चीज थी जो महापाप के कार्तिक के पास जाने के बाद अब उनके तहखाने में यूं ही पड़ा हुआ था। उस तहखाने में जाने की अनुमति आम लोगों को नहीं थी, लेकिन वागले सिंह वंश के मुख्यालय में सचिव होने के नाते आसानी से वहां आ जा सकता था और उस कवच का उपयोग कर सकता था। क्या मुझे ऐसा कदम उठाना चाहिए? वागले के दिमाग में बार बार यही बात घूम रही थी। अगर ऐसा करने में कोई गलती हो जाती है तो इसमें मेरी जान भी जा सकती है और मैं सचिव के पद पर ना रह सकूं, क्योंकि वनराज गोयल को नाराज करना मेरे लिए बुरा हो सकता है। वो सोच रहा था, क्या गारंटी है कि बंटू उस्ताद का बताया हुआ तरीका काम करेगा? कहीं उसने बस पैसे के लिए मेरे साथ खेल तो नहीं खेला है? नहीं, वो ऐसा तो नहीं करेगा, क्योंकि उस हालत में जितना बुरा वो मेरे साथ कर सकता है उससे ज्यादा बुरा तो मैं उसके साथ हमेशा ही कर सकता हूं। लेकिन उसके तरीके पर उसका खुद का भरोसा होना ये तो नहीं कहता कि वो तरीका वास्तव में कारगर तरीका ही होगा। वागले के मन में ऐसे बहुत सारे सवाल इधर से उधर घूम रहे थे। वो रात भर अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काटता रहा और हर बार वो घूम फिर कर वहीं पर आ जाता। उसके सामने एक दुविधा थी, या यूं कहा जाए कि उसके आगे एक कुआं था तो पीछे खाई थी। वो कार्तिक की मदद करने के लिए कदम बढ़ाना भी चाहता था और उसके लिए ये ऊर्जा कवच का प्रयोग एक जानलेवा और खतरनाक काम भी हो सकता था। लेकिन वागले चीजें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि वनराज गोयल कार्तिक की मदद करने के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहा। अगर ऐसे में वो अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाता और उसकी वजह से कार्तिक को कुछ हो जाता है तो वो खुद को कभी भी इसके लिए माफ नहीं कर पाएगा। गौतम वागले का स्वाभिमान कहता था कि कार्तिक उसका मददगार और उसका दोस्त था, जिसकी मदद के लिए आज अगर उसे अपनी जिंदगी और अपनी नौकरी के अलावा अपनी ऊर्जा के स्तर के साथ भी खिलवाड़ करना पड़े तो एक नेक इरादे के लिए ऐसा करना शायद गलत नहीं होगा। सुबह के लगभग 4 बजे जब उसकी आंखों में नींद नहीं थी, तब वागले ने आखिरकार चेहरे पर पानी मारा, आईने में अपनी आंखों में देखा और मन ही मन बुदबुदा उठा। चलो तो फिर ये किया जाए। वागले ने एक खतरनाक कदम उठाने का निर्णय ले लिया था। उधर महादेवी की माया से बहस चल रही थी। माया अपनी बात महादेवी के सामने रख रही थी। आपने मुझे संप्रदाय में शामिल किया, वो भी बिना मेरी मर्जी के। लेकिन चलो, मैं ये मान लेती हूं कि ये आखिरकार एक अच्छी बात है। शायद मैं खुद भी इस चीज के लिए हामी भर देती, लेकिन इस सारी बात के पीछे एक ही बात थी। वो ये थी कि मैं कार्तिक का साथ दे सकूं। मैंने अगर शुष्क रक्त संप्रदाय में आना चुना होता तो सिर्फ इसलिए कि कार्तिक को कभी मेरी वजह से नीचा ना देखना पड़े। अब अगर उसे मेरी जरूरत है और मैं खुद उसकी मदद करने ना जा सकूं, तब इन सब चीजों का कुछ मतलब ही नहीं बनता। अब ऐसे में आप चाहती हो कि मैं यहां रुकी रहूं, ये कैसे हो सकता है? महादेवी गंभीरता से माया की सारी बातें सुनने के बाद बोली, देखो माया, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूं और मुझे इस बात का भी ख्याल है कि कार्तिक पर जो भी खतरा है उससे उसे बचाना इस समय हमारी जिम्मेदारी है। ये तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमने सारी ऊर्जा का आह्वान और इस अनुदान की तैयारी सिर्फ इसलिए की है
ताकि हम कार्तिक को उस मुसीबत से बचा सकें। उसे जो भी मदद की जरूरत हो वो हम उसे दे सकें। लेकिन तुमने अभी अभी संप्रदाय में कदम रखा है। माना तुम्हारे शरीर से जहर पूरी तरह निकल चुका है, लेकिन फिर भी अभी तुम्हारी ऊर्जा अपनी बहुत ही कमजोर स्थिति में है। मुझे अफसोस है, मगर मैं इस वक्त तुम्हें ऐसा खतरा उठाने की इजाजत नहीं दे सकती। माया दुखी भाव के साथ बोली। तो फिर बात घूम फिर कर वहीं की वहीं पहुंच गई ना। वहां पर आपने कहा था कि कार्तिक को मेरे लिए खड़ा होना पड़ता है, इसलिए आप चाहती हो कि मैं संप्रदाय में आऊं, और अब यहां आप मेरे लिए खड़ी होना चाहती हो क्योंकि आपको लगता है कि मुझे कोई खतरा अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। तो फिर आपके संप्रदाय में आने का मतलब ही क्या निकला? महादेवी शांत थी। कहीं ना कहीं माया की बात में दम था। वो कुछ सोचने लगी। वहीं सिंह वंश के तहखाने में चारों तरफ अंधेरा छाया था। वागले चुपचाप तहखाने में जाकर उस ऊर्जा के कवच की ऊर्जा को अपने आप में समाने के लिए तैयार था। वागले के हाथों में ऊर्जा को उसके शरीर में नियंत्रित करने के लिए एक खास जंजीर थी। ये बंटू उस्ताद का दिया हुआ औजार था। उसे यकीन था कि इसके माध्यम से वो ऊर्जा को इकट्ठा कर पाएगा, जिससे वो महादेवी से बात कर सकेगा। वागले ने उस कवच के ऊपर लगी हुई मोहर को हटाया। उस जंजीर को सुरक्षा कवच से जोड़कर उसकी ऊर्जा को अपने पास खींचना शुरू कर दिया। एक तेज और ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसका सारा दिमाग झुंझुना उठा। उसका शरीर एकदम से बहुत ही हल्का हो गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके बालों में एक तरह की बिजली भरी हुई थी और उसका गला सूख रहा था। लगभग 10 मिनट तक वो इस हालत में ही नहीं था कि वो समझ पाए कि क्या चल रहा है। उसके बाद जब उस कवच की ऊर्जा उसके अंदर समा गई, तब उसने देखा कि वो वहीं पर खड़ा हुआ है और चारों तरफ के माहौल में एक हल्की सी रोशनी छाई हुई है। ये एक डरावनी सी रोशनी थी, लेकिन वागले को अब उस रोशनी की परवाह नहीं थी। दरअसल वागले को अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसे लग रहा था कि वो सबसे निपट सकता है। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वनराज ये सब सुनकर क्या बोलेगा। अब वो बस वही करना चाहता था जो उसके मन में था। अब उसे किसी की कुछ सुनने की जरूरत नहीं थी। देर रात 2 बजे बंटू उस्ताद के दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। बंटू घबरा गया। उसे लगा कि शायद किसी मामले में उसका कोई भांडा फूट गया है। उसने जल्दी से हड़बड़ाहट में अपने सारे सामान अपनी अलमारी में छुपा दिए और अपने शरीर पर एक रंगीन टी-शर्ट डालकर बाहर निकला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने गौतम वागले खड़ा था। यह देखकर वो चकित रह गया। वागले साहब, टाइम पता है आपको? बंटू ने अपने मजाकिया लहजे में पूछा। टाइम की चिंता मत करो, मैंने तुमसे जो कहा है वो करो, वागले ने कड़क आवाज में कहा और वो उसे धकेलते हुए अंदर आ गया। मिजाज बहुत बदले हुए लग रहे हैं आपके। बंटू को आभास था कि कुछ गड़बड़ है। मैं यहां पर मेरे मिजाज के बारे में बातें करने नहीं आया हूं। तुम अपने साधन निकालो और मुझे अभी के अभी महादेवी से संपर्क करने का तरीका बताओ। वागले ने भावहीन चेहरे से बंटू को देखा। बंटू की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। तो क्या आपने? बात पूरी होने से पहले ही वागले ने बंटू के चेहरे पर देखा। बंटू तुरंत समझ गया कि क्या हुआ है। वागले ने उस ऊर्जा को अपने आप में सोख लिया था। वो अहंकार की ऊर्जा थी जिसे संभालना वागले के लिए बहुत मुश्किल था। यह देखकर बंटू घबरा गया था। वो सोच रहा था, इस सब के बाद वागले के शरीर में प्रविष्ट अहंकार की ऊर्जा को अगर उसका काम नहीं जमा तो उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। वो चुपचाप सर झुका के अंदर गया और अपने साधन निकालने लगा। कुछ ही देर में दोनों एक बोर्ड के सामने बैठे हुए थे। बंटू और वागले अपनी ऊर्जा को महादेवी की मानसिक तरंगों से जोड़ने में लगे हुए थे। संपर्क साधने में ज्यादा देर नहीं लगी। बंटू उस्ताद को अपना काम अच्छी तरह आता था। महादेवी उस समय माया से बहस में लगी हुई थी, लेकिन उसने माया को अपना हाथ दिखाकर रुकने को कहा और अचानक अपने आसपास देखने लगी। रुको माया, कोई मुझसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है और ऐसा करने वाला
जरूर कोई जान पहचान का है, महादेवी ने कहा। उसी स्वर में उसने आगे जोड़ा, लेकिन उसके इरादों में अच्छाई होने के साथ साथ मुझे कोई गंभीर रूप से गड़बड़ होने की भी आशंका लग रही है। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बेहतर होगा कि जो भी बात हो आप मुझे सीधे सीधे बताएं। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहता है तो पहले आप उससे संपर्क और बातचीत कर लें, लेकिन मैं यहीं खड़ी हूं और जब तक आप कार्तिक का साथ देने के लिए मेरा साथ नहीं देंगी तब तक मैं यहां से नहीं हटूंगी। माया अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। महादेवी, मैं गौतम वागले हूं। मैं सिंह वंश का सचिव हूं। मैंने कुछ सोचा है। तुम जानती हो कि यहां पर ये जो वनराज गोयल है, इस सिंह वंश के मुख्यालय में मुखिया होते हुए भी ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है जिससे मेरे दोस्त कार्तिक की मदद हो सके। इसलिए मैंने तुमसे संपर्क साधा है और मैं चाहता हूं कि तुम फटाफट मेरी बात मानो। वागले ने महादेवी से कहा। महादेवी वागले के इस स्वर से अचरज से भरी हुई थी, लेकिन उसने शांति से उत्तर दिया, देखो वागले, तुम जहां पर भी हो तुम्हें तुरंत अपने काम में वहीं रुक जाना चाहिए। मैं यहां से देख पा रही हूं कि तुम्हारी तरंगों के साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा भी आ रही है। जरूर तुमने कोई ऐसी कोशिश की है जिसकी वजह से 7 महापापों में से एक की ऊर्जा तुम्हारी तरंगों के साथ यहां पहुंच रही है। ये एक अपवित्र ऊर्जा है और इस तरह की ऊर्जा को मैं अपने लोक में अनुमति नहीं देती हूं। लेकिन क्योंकि तुम्हारे इरादे अच्छे थे तो तुम फिलहाल मुझसे बात कर पा रहे हो। वागले ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो बोला, अपनी अनुमति फनुमति की बात छोड़ो, एक बात समझो। मैंने सोच लिया है कि मुझे मेरे दोस्त कार्तिक को बचाने के लिए जाना है, भले ही वो जहां भी हो, और मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि वो कहां है। तो एक काम करो, तुम सिर्फ मुझे ये बता दो कि वो कहां है। बाकी का हिसाब मैं खुद देख लूंगा। मैं उसे बचा लाऊंगा, चाहे वो किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो। देखो वागले, ये तुम्हारी आवाज नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे अंदर से आ रही अहंकार की आवाज है। कार्तिक इस वक्त जहां है वो एक ऐसी मुश्किल जगह है जहां पर जाने में अमर लोक के उच्च स्तर के लोग भी एक बार सोचते हैं। अगर हमें वहां जाकर कोई काम करना है तो उसके लिए हम सबको मिलकर एक साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करना होगा। महादेवी अपने स्वर में अडिग थी। क्या वागले मानेगा महादेवी की बात? क्या माया सुनेगी महादेवी की? क्या कार्तिक फिर मिल सकेगा माया से? आगे का हाल जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।